दोस्त की शादी अटेंड करने आए हो या लड़की तारने? अमर ने राजवीर को टोका, जिसकी नजरें लगातार सामने एक लड़की पर टिकी हुई थी जो शायद दुल्हन की कोई सहेली थी और अब स्टेज पर खड़ी उससे प्यार भरी बातें कर रही थी। राजवीर की आंखों में वो लड़की बस चुकी थी। यार पता करो कौन है, मेरा तो दिल निकाल कर ले गई है। वो अपने दिल पर हाथ रखता हुआ बोला, होश कर जरा होश, पता नहीं कौन है कौन नहीं, ऐसे ही किसी पर दिल आ गया तेरा? अमर ने फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन राजवीर कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों को वो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बल्कि यूं कहो कि वो उसके दिल में उतरती जा रही थी तो गलत नहीं होगा। तभी खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस करते हुए उस लड़की की नजरें भी राजवीर की तरफ उठी और राजवीर ने उसे अपनी खूबसूरत मुस्कान से नवाजा तो लड़की गुस्से में उसे देखते ही मुंह फेर गई। बस अमर ने यह सब देखते हुए सोचा कि राजवीर को शर्म आनी चाहिए, पर वो कहाँ सुनने वाला था। पहली बार उसे कोई लड़की सच में पसंद आ गई थी और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का पूरा इरादा कर चुका था। उस लड़की के बारे में पता करवाना इस बिजनेस टाइगर के बाएं हाथ का खेल था। बहुत ही आराम और सीक्रेट अंदाज में राजवीर ने उस लड़की की तस्वीर लेकर अपनी कंपनी की एम्प्लॉय रिया को भेज दी और साथ ही एक मैसेज भी लिखा, इसकी पूरी डिटेल चाहिए। रिया अभी शॉवर लेकर ही बाहर निकली थी। राजवीर का मैसेज देखकर उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई। लड़की की तस्वीर देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस लड़की की खूबसूरती अनदेखी करने लायक नहीं थी, यकीनन मामला दिल का था। तो फाइनली हमारे बॉस किसी के चक्कर में आ ही गए, उसने हंसते हुए सोचा। जवाब में ओके बॉस लिखकर मैसेज किया और अपने गीले बाल सुखाने लगी कि तभी अचानक दरवाजा खुला और विवेक अंदर आ गया। रिया बिना दुपट्टे के शीशे के आगे खड़ी थी। यूं अचानक विवेक के कमरे में आने से वो थोड़ा चौंकी और माथे पर बल पड़ गए, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा पड़ी क्योंकि विवेक ने फौरन नजरें फेर ली थी। शरीफ और संकोची विवेक भला दिन दहाड़े किसी लड़की के कमरे में यूं कैसे घुस सकता था? भले वो उसकी बचपन की मंगेतर ही क्यों ना हो, वो बहुत सीधा सादा और सख्त इंसान था। अक्सर लगता था कि उसके अंदर सिर्फ जिम्मेदारी और संयम ही भरा है। रिया ने हेयर ब्रश एक तरफ रखा, पास पड़ी चुन्नी उठाई और उसे ओढ़ते हुए बोली, आप ये बताइए मिस्टर विवेक, आप मेरे रूम में किस वजह से आए हैं? वो बिना वक्त गवाए सीधा मुद्दे पर आया। कहाँ जाने की इजाजत मांगी थी तुमने पापा से? तो आपको पता चल गया? रिया ने झुलझुलाते हुए कहा। उसे नेहा पर गुस्सा आया जो उसकी हर बात विवेक तक पहुंचाती थी। नाम की तो दोस्त थी पर असल में ननद का रोल निभा रही थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है रिया, जो पूछा है उसका जवाब दो। कहाँ जाने की इजाजत ली है पापा से? विवेक अब भी बिल्कुल गंभीर था। फ्रेंड्स के साथ नैनीताल जाने का प्लान बना है, वहीं की, और पापा ने इजाजत दे दी है। और प्लीज आप कोई ड्रामा मत कीजिएगा, मुझे जाना है, मतलब जाना है, उसने साफ कहा। यूं तो विवेक कभी अपने रिश्ते का एहसास नहीं दिलाता था, लेकिन रोक टोक बहुत करता था। मना कर दो, नहीं जा रही तुम, उसने ठंडे स्वर में कहा। क्यों नहीं जा रही मैं? रिया के तो पैर जैसे जमीन में गड़ गए। क्योंकि मैंने कह दिया इसलिए। विवेक का लहजा पहले से ही सख्त था। और मैं आपकी बात क्यों मानूं मिस्टर विवेक? वो भी दो बार बोलती हुई बोली, क्योंकि ना मानकर नुकसान आप ही का होगा। मिस रिया सुरेश शर्मा, वो आज भी उसे उसके पिता के नाम से ही बुलाता था, हालांकि जानता था कि अब वो उसकी होने वाली पत्नी है, पर फिर भी उसे अपने नाम से जोड़ना जैसे गवारा नहीं था। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और जब पापा ने जाने की इजाजत दे दी है तो मुझे किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं। रिया ने पलटकर कहा, आप क्यों चाहती हैं मिस रिया कि मैं आपके साथ सख्ती से पेश आऊं? विवेक ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? बस धमकी या गुस्सा? वो नाक चढ़ाकर बोली, ठीक है, तुम मेरी बात को हवा में उड़ाकर देखो, फिर समझ आ जाएगा मेरी सख्ती का मतलब क्या होता है, उसने ठंडे लहजे में कहा और कमरे से निकल गया। जितना हैंडसम है उतना ही डरावना भी है। रिया बड़बड़ाते हुए सिर झटकती मोबाइल उठाने लगी। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया
वो बहुत बड़ी हैकर और साइबर एनालिस्ट थी और ये सब वो अपने शौक में करती थी। राजवीर की कंपनी में वो हर सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी संभालती थी, हर प्रोजेक्ट उसके अंडर में था और कह सकते हैं कि वही उस कंपनी की रीढ़ थी। वो ज़्यादातर काम घर से ही करती थी, इसीलिए वह हर काम को बहुत सीक्रेट रखती थी। अभी भी उस लड़की की फोटो को लेकर अपने सिस्टम में सेव कर रही थी। बस 10 मिनट का प्रोसेस था, उस लड़की का नाम, एड्रेस, सब कुछ निकल आता। स्क्रीन पर लोडिंग हो रही थी और कुछ देर बाद सारी जानकारी सामने आने ही वाली थी कि अचानक उसका लैपटॉप बंद हो गया। वो हैरान रह गई। उसने बार बार चेक किया लेकिन लैपटॉप चालू ही नहीं हो रहा था। अब रिया को टेंशन होने लगी। उसका सारा डेटा उसी लैपटॉप में था और उसने कभी बैकअप भी नहीं बनाया था क्योंकि उसे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। ये क्या मुसीबत आ गई। मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अब हार्डवेयर का इलाज किससे करवाऊँ। वो माथा पकड़कर बैठ गई। बड़बड़ाते हुए वो हल सोचने लगी लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी राजवीर का मैसेज आया, इन्फॉर्मेशन। उसने रिप्लाई में लिखा, मेरा लैपटॉप अचानक बंद हो गया है, थोड़ा वेट करो। ये लिखकर वो लैपटॉप उठाए विवेक के कमरे की तरफ चली गई। विवेक अभी शॉवर लेकर बाहर निकला था और इस वक्त उसका मूड बहुत खराब था। उसे गुस्सा इस बात का था कि रिया उसकी बात टाल गई थी। ठंडे पानी से नहाकर वो ताजगी महसूस करता बाहर निकला तो देखा कि रिया उसके कमरे में बैठी है। उसे सामने देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उफ, कितना लंबा शॉवर लेते हो आप, मैं कब से आपका वेट। उसके बाकी के शब्द वहीं अटक गए क्योंकि विवेक सिर्फ वाइट ट्राउजर में था और ऊपर से शर्टलेस। गले में तौलिया डाले वो बालों से पानी झटकता हुआ बाहर निकल ही रहा था। उसका गठीला शरीर देखकर रिया की बोलती बंद हो गई। क्या ये बॉडी बिल्डर है? कभी कपड़ों में तो पता ही नहीं चला। इतनी शानदार बॉडी आखिर किसके लिए बनाई है? वो मन ही मन सोचती रही और फिर तुरंत अपनी नजरें झुका ली। क्या बात है, विवेक ने हल्की बहुएं चढ़ाते हुए कहा और अलमारी की ओर बढ़ गया। वो जिस तरह से उसे घूर रही थी, विवेक को अजीब सी घबराहट हुई। काम था आपसे, रिया ने अपने एहसासों को काबू में करते हुए कहा और मुश्किल से अपनी नजरें संभाल पाई। उसने अपना बंद लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ाया। इस बीच विवेक ने टी शर्ट पहन ली थी और उसकी ओर मुड़ते हुए बोला, बोलो क्या बात है? ये लैपटॉप अचानक बंद हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा। रिया मासूम चेहरे के साथ बोली। विवेक ने लैपटॉप पर एक नजर डाली और फिर रिया को देखा। इतना महंगा लैपटॉप कहाँ से आया तुम्हारे पास? रिया के दिमाग ने झट से काम किया। उसे तो ख्याल ही नहीं था कि विवेक ऐसा सवाल करेगा। वो जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ ना, मेरे बॉस ने दिया है। उसने सीधा जवाब दिया। झूठ बोलने का क्या फायदा? विवेक ने धीमे से कहा। वो शहर का नामी वकील था, लोगों के झूठ और सच्चाई एक नज़र में पकड़ लेता था। क्या काम करती हो? उसने लैपटॉप चेक करते हुए पूछा। उसे आज पहली बार पता चला था कि यूनिवर्सिटी जाने वाली ये लड़की किसी कंपनी में काम भी करती है। एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, रिया ने धीमे से कहा। किस चीज की? वो अब भी लैपटॉप पर नजर गड़ाए था। साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, उसने छोटे से जवाब में कहा। विवेक कुछ पल उसे देखता रह गया। क्या तुम इतनी इंटेलिजेंट हो? उसने आधा मजाक उड़ाते हुए कहा। यू आर जोकिंग? इस पर रिया को बुरा लगा। आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर मैं इतनी ही बेवकूफ़ होती तो लैपटॉप बंद होते ही उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करती। वो झुलझुलाकर बोली। विवेक ने लैपटॉप ऑन करने की कोशिश की और कुछ बटन दबाए। तभी लैपटॉप चालू हो गया। रिया के चेहरे पर खुशी फैल गई। वाह, हो गया ऑन। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। स्क्रीन पर फाइलों पर रेड साइन चमक रहा था। ओह, ये क्या हुआ? वो परेशान होकर बोली। विवेक ने उसे देखा। क्या हुआ? कोई मेरा डेटा हैक कर रहा है। वो जल्दी जल्दी लैपटॉप में अलग अलग ऑप्शन दबाती हुई बोली। विवेक चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। वो बार बार वही बटन दबा रही थी। चेहरा उतरा हुआ था, माथे पर पसीना।
लेकिन रिया का ध्यान पूरी तरह स्क्रीन पर था। उसकी दुनिया इस वक्त बस उसी लैपटॉप के अंदर सिमट गई थी, लेकिन अब सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें कंपनी की सारी डिटेल्स हैं। वो घबरा गई, रो देने को थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो खुद हैकर थी आज किसी दूसरे हैकर के निशाने पर थी। रिया, पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, गहरी सांस लो, विवेक ने कहा, क्योंकि उसका सफेद पड़ा चेहरा देखकर वो भी परेशान हो गया था। ये सब कंपनी की अमानत है, वो बोली तो उसके हाथ कांपने लगे। वो हैकिंग रोक नहीं पा रही थी। विवेक ने लैपटॉप अपनी तरफ खींचा और खुद सिस्टम समझने लगा। रिया साथ साथ उसे बताती जा रही थी कि उसने क्या क्या किया था। कुछ ही देर में विवेक ने पूरा डेटा रिकवर कर लिया और हैकिंग को रोक दिया। ये आपने कैसे किया? वो हैरान होकर बोली और उसकी तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखती रही। तुम्हारी मदद से, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब सब कुछ सामने था और तुम्हें समझ नहीं आया? वो हल्के से चिढ़ाने के अंदाज में बोला और फिर समझाने लगा कि गलती कहाँ हुई थी। रिया ने माथा पकड़ लिया। मतलब जो कुछ मैंने खुद ही बताया वही तुमने मुझे सिखा भी दिया? वो उठने लगा तो रिया ने उसका हाथ थाम लिया। थैंक यू सो मच। उसकी आवाज में एहसान और कुछ छुपा सा एहसास था जिसे वो खुद भी बयान नहीं कर पाई। विवेक ने हल्की मुस्कान दी। यू आर वेलकम। और हाँ, उत्तराखंड या किसी पहाड़ी इलाके में घूमने मत जाना। अब ये बात कहाँ से आ गई? वो लैपटॉप बंद करती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। रिया, हमेशा जिद नहीं करनी चाहिए, बात मान लिया करो, विवेक ने नरम लहजे में कहा। लेकिन मेरा मन कर रहा है घूमने का, शादी के बाद चले जाना, उसने सख्त लहजे में कहा। क्या आप लेकर जाएंगे? रिया के इस सवाल पर विवेक ठिठका। मैं क्यों लेकर जाऊंगा? तुम्हारा पति लेकर जाएगा ना, उसने परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़कते हुए कहा। तो मेरे होने वाले पति तो आप ही हैं ना, रिया ने भी पलटकर कहा। इस बार वो भी हिसाब बराबर करने के मूड में थी। फिजूल बातें मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, विवेक ने झल्लाकर कहा। आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते, वो धीरे से बोली। विवेक के दादाजी गांव में रहते थे। उनके घर के पास में ही रिया के पापा का घर था। विवेक के दादाजी को रिया का परिवार बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने अपने पोते विवेक का रिश्ता रिया के साथ बचपन में तय कर दिया। रिया 10 साल की थी और तब विवेक 15 का। दोनों की सगाई कर दी गई थी। कुछ सालों बाद विवेक के पिता की नौकरी शहर में लग गई और वो अपने परिवार के साथ शहर चले आए। जब रिया को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए शहर आना था तो विवेक के पिता बाबूलाल जी ने रिया के पिता सुरेश जी से साफ कह दिया, रिया उनके घर की होने वाली बहू है और वह उसे कहीं और नहीं रहने देंगे। रिया को उनके घर में ही रहना पड़ेगा। सुरेश जी बाबूलाल जी पर काफी विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने रिया को विवेक के घर ही भेज दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में रिया को उस घर में ही रहना था। लेकिन आज 12 साल बीत जाने के बाद भी विवेक इस रिश्ते को नहीं मानता था। उसकी नजर में ये सगाई मान्य नहीं थी। जब हम दोनों नाबालिग थे तब कैसे ये रिश्ता तय कर दिया गया? मैं आज भी इसे नहीं मानता, वो ठंडे स्वर में बोला। हकीकत यही है कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, समझी तुम? अब जाओ अपने कमरे में, वो सख्ती से कहकर हॉल में चला गया। रिया उसकी ओर देखती रह गई, आंखें भीगी, होठ सिले हुए। फिर लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। देखती हूँ कब तक इस रिश्ते को नहीं मानते आप, वो मन ही मन बोली। उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ठान ली हुई जिद थी। दूसरी तरफ जैसे ही राजवीर शादी से लौटने के लिए कार में बैठा, रिया की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई। लड़की फास्ट है, लेकिन इस बार तो खुद मैं ही उससे फास्ट निकला। उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल देखा। उसे कुछ देर पहले की वो शादी वाला सीन याद आ गया, जब सबकी नजरें उस पर और उस लड़की पर टिकी रह गई थी। वो स्टेज की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक किसी ने उस लड़की को धक्का दिया और वो लड़खड़ाती हुई सीधे राजवीर के ऊपर जा गिरी। राजवीर ने फौरन उसे थाम लिया ताकि वो गिरे नहीं, लेकिन खुद बैलेंस बिगड़ गया और दोनों जमीन पर जा गिरे। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया। सबकी नजरें
अब दूल्हा दुल्हन से हटकर इन दोनों पर थी। सारिका, सारिका किसी ने पुकारा तो लड़की होश में आई और झटके से पीछे हटी, लेकिन उसका इयररिंग राजवीर की कोट में अटक गया और कान से निकल गया। किसी लड़की ने उसे उठने में मदद की। वो बुरी तरह शर्मिंदा थी, आंखों में आंसू थे। सॉरी, उसने सिर झुकाकर कहा। अगर इतनी ऊंची हिल पहनकर चल नहीं सकती तो पहनती क्यों हो? राजवीर ने हल्के ताने से कहा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसके पास खड़ी एक और लड़की गुस्से में बोली, अपनी जुबान संभालिए मिस्टर। उस लड़की के तेवर देखकर राजवीर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जबकि सारिका सिर झुकाकर आंसू रोकने की कोशिश करती रही। अब क्या देख रही हो, चलो यहाँ से। साथ आई लड़की ने उसे डांटते हुए कहा। इतनी बड़ी महफिल में हमें शर्मिंदा करवा दिया, बेवकूफ लड़की। वो उसका हाथ खींचते हुए हॉल से बाहर निकल गई। राजवीर की नजरें काफी देर तक उनका पीछा करती रही। उनके जाते ही शादी की रौनक फीकी लगने लगी। कुछ देर वो वहीं बैठा रहा, फिर सबसे इजाजत लेकर बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठते ही उसने रिया का मैसेज खोला। नाम सारिका, उम्र 19 साल, माँ बाप नहीं है, मामा के साथ रहती है। मेरी एक दोस्त ने इतना ही बताया है। उसकी सोशल मीडिया आईडी पर कुछ और डिटेल मिली है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। एक दिन दो सब पता लगा लूंगी। रिया का मैसेज पढ़कर राजवीर हल्के से मुस्कुराया और बोला, जितनी जानकारी मिल गई वही बहुत है, और फोन साइड में रखकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। थैंक यू रिया। वो दिल ही दिल में रिया को याद करते हुए बोला। रिया उसे छोटी बहन की तरह बहुत प्यारी थी। वो भी इस कंपनी को अपना घर समझती थी। बस राजवीर के होंठ हिलने की देर होती और वो काम चुटकियों में कर देती थी। उसने अपनी मेहनत से एक खास मुकाम बना लिया था। उधर तेज बरसती बारिश में वो दोनों निकली थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। रूपा ने मुंह बनाकर ताने देते हुए कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो लड़का मुझे देख रहा था, मेरी तरफ आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम सदा की जलनखोर बीच में आ गई, अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने। रूपा गुस्से से तप गई। जानबूझकर नहीं किया था मैंने, किसी ने मुझे धक्का दे दिया था। बकवास बंद करो अपनी, रूपा चिल्लाई। बहुत खूबसूरत हो ना तुम, जो किसी ने जलन में धक्का दे दिया होगा, और कुछ नहीं। अकल कब आएगी तुम्हें? अब वो ड्राइवर से पूछ रही थी, कितनी देर लगेगी? उफ, जी चाहता है इसे गाड़ी से निकाल दूं ताकि मन थोड़ा हल्का हो। सारिका डर के मारे सिमट गई थी। सुनसान सड़क, तेज बारिश और चारों तरफ अंधेरा। रूपा का भरोसा भी नहीं था कि वो सच में ऐसा कर सकती है, लेकिन वो गुस्से की लड़की थी और कोई उसे रोकने वाला नहीं था। उतरो नीचे। रूपा ने सारिका की तरफ का दरवाजा खोला और उसे बाहर धक्का दे दिया। तभी ड्राइवर ने आगे गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैडम, सारिका बिटिया को भी अंदर बैठा ले, ड्राइवर ने हिम्मत करके कहा। बिल्कुल नहीं, रूपा ने सख्ती से जवाब दिया। वो लूजर है, नकली है, तो निकल जाने दो। इसकी फिक्र मत करो, कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देगा। प्लीज रूपा, दरवाजा खोलो। सारिका बाहर से शीशे पर जोर जोर से हाथ मारती रही। बारिश ने उसे एक पल में पूरी तरह भिगो दिया था। चलो आगे, रूपा ने सख्ती से कहा और ड्राइवर ने एक बार पीछे देखा, फिर खामोशी से गाड़ी बढ़ा दी। सारिका सन्न रह गई। किसी इंसान में इतनी बेरहमी भी हो सकती है, वो सोचकर सिहर गई। वो बारिश में भीगती कांपती धीरे धीरे सड़क के बीच में बैठ गई। उसके आंसू अब बारिश की बूंदों में घुल चुके थे। क्या यही रिश्ते हैं? क्या यही नाते होते हैं? रेशम जैसे उलझे हुए धागे जो कभी सुकून नहीं देते। क्यों होते ऐसे रिश्ते? वो आसमान की तरफ देखती बुरी तरह रो पड़ी। आज उसे महसूस हुआ कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेली है। माँ बाप के बिना ये दुनिया सच में जालिम है। हिचकियों में डूबती कांपती वो सड़क पर बैठी रही। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। सारिका का दिल धक्के से रह गया। उसके कपड़े बारिश में भीगकर उसके शरीर से चिपक गए थे। वो बहुत शर्मिंदा और घबराई हुई थी। गाड़ी से उतरता एक शख्स उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। सारिका, उसने पुकारा। आवाज में चिंता थी। उसे नहीं पता था कि
वो उसे इस हालत में मिलेगी। सारिका इस बार आवाज में गुस्सा भी था। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस सन्न खड़ी थी। राजवीर ने फौरन अपनी जैकेट उतारी और उसे उड़ा दी। क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। सारिका अचानक होश में आई। आ गया होश? राजवीर ने हल्की झुलझुलाहट से कहा। बारिश में सड़क के बीच बैठने का क्या मतलब है मिस सारिका? वो अपने बाल पीछे करती गुस्से में बोली। आपको क्या मतलब? जाइए यहाँ से, मैं जो चाहूँ करूँगी। अच्छा, तो ऐसे ही बैठी रहो बारिश में? राजवीर ने भौएं चढ़ाई। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, उसने सख्ती से कहा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं आपको जानती तक नहीं। वो हिचकियों को रोकते हुए बोली। राजवीर ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर धीरे से बोला। कमाल है, लोग दुनिया में बुराई से डरते हैं और यहाँ जो मदद करना चाहता है उससे। वो थोड़ा और करीब आया। सारिका मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। बारिश अब भी लगातार बरस रही थी, लेकिन शायद पहली बार उसे किसी की मौजूदगी से थोड़ा सुकून मिला था। मेरा नाम राजवीर राठौर है। राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक लौता बारिश। अब मेरे साथ चलिए। इस वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो अब थोड़ा सख्त लहजे में बोला। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप पर भरोसा कैसे कर लूं? सारिका कांपती हुई आवाज में बोली। ठीक है, आप अपने घर किसी को फोन कर लीजिए जिस पर भरोसा हो। राजवीर शांत स्वर में बोला। लेकिन ये सुनकर वो और उलझ गई। कोई नहीं आएगा, सब पराए हैं, कोई अपना नहीं। सारिका रोते हुए बोली। तभी एक गाड़ी वहां से गुजरी और फिर अचानक रुककर रिवर्स हुई। राजवीर ने पीछे देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी से उतरा। क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो लड़की को? उसकी लड़खड़ाती आवाज से राजवीर ने तुरंत समझ लिया कि वो नशे में है। बीवी है मेरी, तुझे क्या दिक्कत है? राजवीर का ठंडा लहजा सुनकर उस आदमी के माथे पर बल पड़ गए। तेरी बीवी है तो घर ले जा, यहाँ सड़क पर तमाशा क्यों बना रहा है? तुम्हें क्या मतलब? राजवीर ने सख्ती से कहा और वो आदमी बड़बड़ाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ लौट गया। अब चलो या फिर हाथ पकड़कर ले जाऊं, राजवीर ने डांट कर कहा तो सारिका डरते हुए उसके साथ चल पड़ी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, घर का पता बताइए। हालांकि वो पहले ही उसका पता करवा चुका था, लेकिन अगर वो खुद बताती तो उस पर उसका भरोसा और बढ़ता। सारिका ने धीमी आवाज में पता बताया। कुछ ही देर में गाड़ी उसके घर के सामने रुक गई। जाइए अंदर, राजवीर ने कहा ही था कि तभी दरवाजा खुला और मोहित जी बाहर निकले। सारिका मेरी बच्ची, वो तो जैसे जी ही उठे। जब से रूपा अकेली घर आई थी वो बेचैन थे। रूपा ने भी नहीं बताया था कि सारिका कहाँ गई है और ऊपर से रूपा की माँ भी रूपा का साथ देती है। मोहित जी गेट की ओर बढ़े ही थे कि सामने से सारिका आती दिखाई दी। उन्हें जैसे जान में जान आई। भांजी उन्हें अपनी जान से भी प्यारी थी। बेटा तू ठीक है ना? उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और पीछे खड़े सूट बूट वाले शख्स को देखकर ठिठक गए। मामा, मैं डर गई थी, बहुत बारिश थी, अंधेरा था। सारिका मासूमियत से रोती हिचकियां ले रही थी। उसका रोना राजवीर को भी तकलीफ दे रहा था। उसने सारा ध्यान मोहित जी की तरफ किया और कहा, रात के इस वक्त आपकी बेटी सुनसान सड़क पर अकेली भीग रही थी। आप जानते हैं कुछ भी हो सकता था। वो गंभीर लहजे में बोला। मोहित जी ने उसकी बात सुनी और सारिका के तन पर राजवीर की जैकेट देखी तो समझ गए कि सामने खड़ा आदमी कोई शरीफ घराने का है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने मेरी बच्ची की मदद की, वरना आजकल कोई किसी के लिए रुकता नहीं। मोहित जी ने आभार से कहा। उम्मीद है अगली बार इतनी लापरवाही नहीं होगी, राजवीर ने हल्की झुलझुलाहट से कहा और फिर पलटने लगा। आपकी जैकेट। सारिका जल्दी से जैकेट उतार कर देने लगी, लेकिन राजवीर ने हाथ उठाकर कहा, रहने दीजिए, और फौरन गाड़ी में बैठ गया। बेवकूफ लड़की, वो बड़बड़ाते हुए निकल गया। मोहित जी उसे अंदर ले आए। अंदर रूपा और सरिता जी ने उसे देखा तो मुंह बना लिया। सारिका ने दुख भरी निगाह से रूपा को देखा, मगर वो मुंह फेर कर अपने कमरे में चली गई। इधर विवेक ऑफिस में अपनी टीम मीटिंग में फ्री होकर बैठा ही था कि उसके आदमी ने खबर दी कि रिया घर से निकल चुकी है और अपने दोस्तों के साथ उत्तरी पहाड़ियों की तरफ जा रही है। उसने मना किया था, फिर भी वो अपनी मर्जी से निकल गई थी। अगर आज वो मेरे हाथ से निकल गई तो खुद को माफ नहीं करूंगा, विवेक बड़बड़ाया।
उसने वॉलेट और गाड़ी की चाबियां उठाई, रिया को कॉल मिलाई और बाहर निकल गया। लेकिन उसे पता था कि इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए उसने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को आदेश दिया, हेलीकॉप्टर तैयार करो तुरंत। कुछ ही मिनटों में वो हवा में था, रिया को लेने जा रहा था। ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, हरे भरे पेड़, सब कुछ सुकून देने वाला था, मगर उसके दिल में तूफान मचा था। दूसरी ओर रिया विवेक की बात माने बिना निकल आई थी और अब अंदर से डर भी रही थी। उसने विवेक की कॉल तक नहीं उठाई थी क्योंकि जानती थी वो डांटेगा, लेकिन अब लौट भी नहीं सकती थी। बस एक मोड़ पर उनकी बस धीमी हुई और तभी रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे हवा में तेज कंपन हो। अगले ही पल लड़कियों ने चीख मारी, ऊपर देखा हेलीकॉप्टर है। सब खिड़कियों से बाहर झांकने लगी। रिया ने भी ऊपर देखा, नीले आसमान पर काला हेलीकॉप्टर सीधा उनकी बस की तरफ बढ़ रहा था। हेलीकॉप्टर के नीचे आते ही धूल और पत्तों का तूफान उठ गया। ड्राइवर ने फौरन बस रोक दी। हवा इतनी तेज थी कि किसी की आंखें तक नहीं खुल रही थी। फिर अचानक हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और उसमें से एक ऊंचे कद का, गहरे कपड़ों में, काले चश्मे वाला शख्स उतरा। रिया की सांस थम गई। विवेक, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसकी तरफ आ रहा था, हर कदम के साथ जैसे जमीन हिल रही हो। बस में बैठी बाकी लड़कियां हैरान थी। कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। विवेक बिल्कुल बस के दरवाजे के सामने आकर रुका, धीरे से अपने ग्लास उतारे। उसकी आंखों में वही गुस्सा, वही जिद और वही लगाव था। बस का दरवाजा खुला, बिना कुछ कहे उसने सब कुछ कह दिया। रिया खामोशी से अपना बैग उठाती हुई बस से नीचे उतरने लगी। अरे तू कहाँ जा रही है? एक लड़की बोली। कहीं वो राजकुमार मुझे लेने तो नहीं आया? बाकी लड़कियां खिलखिलाई। रिया ने पलटकर उसे घूरा। जा, तू ही चली जा, और खुद धीरे धीरे नीचे उतरी। नीचे आते ही विवेक ने उसकी कलाई थामी और बिना कुछ बोले उसे हेलीकॉप्टर की तरफ ले गया। रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। हेलीकॉप्टर के तेज शोर में उसके कदमों की आहट जैसे खो गई थी, मगर उसके दिल में अब भी वही हलचल थी, डर, हैरानी और कहीं गहराई में एक अजीब सी राहत। विवेक ने उसका हाथ थामा और नरमी से हेलीकॉप्टर की सीढ़ियां चढ़ने में मदद दी। अंदर पहुंचते ही उसने रिया को अपने सामने वाली सीट पर बिठाया और खुद सामने बैठ गया। उसने झुककर बड़े ध्यान से रिया की सीट बेल्ट लगाई। उसके हाथों में एक अजीब सी कोमलता थी, जैसे कोई बहुत कीमती चीज संभाल रहा हो। रिया की नजरें उसी पर टिकी थी, खामोश, सोच में डूबी हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। विवेक ने धीरे से नजर उठाई और उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी सोच को पढ़ लिया हो। इतना आसान नहीं है विवेक की नजरों से बच निकलना। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में नमी सी तैर गई। हेलीकॉप्टर के ब्लेड घूमने लगे। हवा और धूल से चारों तरफ शोर मच गया। नीचे खड़ी रिया की सहेलियां और बाकी लोग हैरत से यह मंजर देख रहे थे। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर उठा और आसमान में तैर गया। रिया पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठी थी। डर, हैरत और हल्की सी रोमांच की मिली जुली भावना उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। डर के मारे उसने विवेक की कलाई पकड़ ली। विवेक ने एक नजर उसे देखा और फिर एकदम से झटका दिया। रिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, जबकि विवेक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। रिया ने गुस्से और झिझक के बीच उसकी बाजू पर मुक्का मारा और खुद भी मुस्कुराने लगी। हालांकि दिल अब भी बुरी तरह धड़क रहा था। अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने, विवेक ने आंखों में चमक लाते हुए कहा। चलो फिर अपनी सजा देखने के लिए तैयार रहो। आप इतनी प्यारी लड़की को सजा देंगे? रिया ने आधी मुस्कान के साथ कहा। विवेक थोड़ा झुककर बोला, तुम ये हरकतें कर रही हो तो सजा तो बनती है ना। जब सजा मिलेगी तब देख लेंगे, रिया ने जवाब दिया। अभी इस सफर का मजा लेते हैं। विवेक मुस्कुराया। तुम्हारा टूर खराब किया है तो थोड़ा परेशान करना तो बनता है।
घर जाकर सारी एंजॉयमेंट निकाल दूंगा, दोबारा ऐसी जिद करने की हिम्मत भी नहीं करोगी। उसकी बातें सुनकर रिया की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसे अब भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि दिल के किसी कोने में हल्की मुस्कान थी। उधर मोहित साहब के घर पर तूफान मचा हुआ था। सरिता जी ने गुस्से में सारिका को देखा और बोली, ऐसे कैसे इसका रिश्ता तय हो गया उस लड़के से? रूपा ने मुंह फेर लिया। हो गया तो हो गया, मैंने रिश्ता तय भी कर दिया, अब इस पर कोई बात नहीं होगी, मोहित साहब ने सख्त लहजे में कहा। और मेरी बेटी का क्या? सरिता फिर से चिल्लाई। उसके लिए तुम खुद ढूंढ लो, उन्होंने झल्लाकर कहा और जेब से कुछ पैसे निकालकर सारिका को थमाते हुए बोले, यह लो बेटा, शादी का लहंगा ले लेना। बहुत अमीर नहीं हूँ, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि किसी चीज की कमी ना रहे। सारिका ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने मामा मोहित साहब को देखा, पर बोल नहीं पाई। बचपन से उसने अपने मामा के आगे कभी आवाज नहीं उठाई थी, इसलिए आज भी चुप रही। लेकिन रूपा को यह रिश्ता किसी भी तरह हजम नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया था कि शादी वाले दिन कुछ ऐसा करेगी कि सारिका की जगह उसी की शादी हो जाए, क्योंकि उसने सुन लिया था कि जिस लड़के से सारिका की शादी हो रही है वो बहुत अमीर है, राजवीर राठौर। उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क चुकी थी और ये ईर्ष्या अब उसे बर्बाद करेगी या सारिका को, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ विवेक के पिता बाबूलाल जी ने अपने बेटे से कहा था, अब मान भी गया है तू शादी के लिए? विवेक ने उनकी बात पर सिर्फ हल्की मुस्कान दी। बाबूलाल जी ने रिया को बुलाकर कहा, बेटा तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? रिया ने सिर झुकाकर कहा, जी अंकल जी। तो फिर इस रविवार को तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा। पर मैं तो अभी सिर्फ 22 साल की हूँ अंकल जी, रिया ने धीरे से कहा। तो क्या हुआ? बाबूलाल जी हंसकर बोले, जब तुम्हारी आंटी से शादी की थी तब वो सिर्फ 20 साल की थी, तुम तो उनसे 2 साल बड़ी हो। रिया हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन जानती थी कि विवेक ने इतनी जल्दी शादी इसलिए तय करवाई ताकि उस पर अपना हक जमा सके, उसे रोक सके और शायद उसकी जिद की सजा दे सके। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। एक तरफ सारिका की शादी राजवीर से होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ रिया की शादी विवेक से। दोनों अपनी अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर खड़े थे। कुछ दिन बाद रिया की नजर रूपा पर पड़ी, जिसकी आंखों में ईर्ष्या, गुस्सा और कुछ साजिश सी चमक रही थी। आज वो राजवीर की शादी में आई थी। राजवीर का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए उसने बस कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया था। रिया को एक पल को लगा जैसे रूपा की आंखों में सिर्फ जलन नहीं, कुछ और भी छिपा है। शायद कोई ऐसी चाल जो किसी की जिंदगी उलट सकती थी, जिसमें रिया भी शामिल थी। इस वक्त वो सारिका से मिलकर बाहर निकली थी कि अचानक रूपा को देखकर ठिठक गई। ये शायद दुल्हन की कजिन है। उसकी कॉलीग रूबी ने धीरे से कहा, मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगती, इसमें कुछ तो गड़बड़ है यार। रिया ने थोड़ा उलझते हुए कहा, यार रिया बस कर दो, जहाँ जाती हो वहीं जासूसी शुरू कर देती हो, अब जल्दी करो। राजवीर की शादी है और हम इसमें शामिल नहीं होंगे तो मजा कैसे आएगा? रूबी ने उसका हाथ खींचा और महिलाओं वाली साइड की ओर चल दी। उधर रूपा उसी पल का इंतजार कर रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो तुम, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। सारिका ने हैरानी से उसे देखा। ये वही रूपा थी जो उसे कभी पसंद नहीं करती थी और आज उसकी तारीफ कर रही थी। तुम सोच रही होगी ना कि आज रूपा इतनी मीठी बातें क्यों कर रही है? उसने कहा, सोचा जब तुम जा रही हो तो सारे सिकवे मिटा दूं। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो दिखाती हूँ। वो सारिका का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई। कहाँ ले जा रही हो? सारिका ने थोड़ा डरते हुए पूछा। रूपा मुस्कुराई, बस यहीं, तुम्हारा सरप्राइज यही है। इतना कहकर उसने उसे स्टोर रूम में धक्का दिया और झट से दरवाजा बंद कर दिया। रूपा प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंधेरे से डर लगता है प्लीज। सारिका दरवाजा पीटते हुए रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूपा इतनी घटिया हरकत भी कर सकती है। वो नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी बाहर अचानक हंगामा मच गया। अरे दुल्हन नहीं आई, दुल्हन भाग गई। ये
खबर पूरे घर में आग की तरह फैल गई। नहीं, मेरी सारिका ऐसा नहीं कर सकती। मोहित साहब की आंखों में आंसू आ गए। पल भर में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। हर जगह खोज लिया गया, लेकिन सारिका कहीं नहीं मिली। राजवीर बेचैन हो उठा। उसका दिल कह रहा था कि वो यहीं कहीं है, बस दिखाई नहीं दे रही। अब क्या करेंगे? किसी ने कहा, अब तो बारात खाली वापस जाएगी। सरिता जी ने अफसोस से कहा था ना, उसकी शादी के लक्षण नहीं है, पर आपने तो जबरदस्ती रिश्ता कर दिया। अब देख लो, सबके सामने इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो भी आंसू पोंछते हुए बोली, माँ प्लीज हिम्मत रखो, हम ढूंढ रहे हैं ना सारिका को, मिल जाएगी। रूपा ने भी नकली चिंता के साथ कहा। रिया ने ये सब सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे लगा दाल में कुछ नहीं, पूरी की पूरी दाल ही सड़ी है। वो धीरे से वहां से हटकर घर के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ी। सब बाहर खोज रहे थे, लेकिन किसी ने अंदर क्यों नहीं देखा। सोचते सोचते उसे एक धीमी सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कौन है माँ? रिया ने ऊंची आवाज में पूछा। उधर से हल्की सी रोती हुई आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। वो सारिका थी। प्लीज, मुझे डर लग रहा है। रिया सब समझ गई। यकीनन ये उस चुड़ैल रूपा की चाल है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चारों तरफ देखने लगी कि दरवाजा कैसे खोला जाए। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने अपने बालों से हेयर पिन निकाली और लॉक में डाल दी। चलो देखते हैं मेरा टैलेंट आज काम आता है या नहीं। उसने आंखें बंद कर ध्यान से लॉक घुमाया। प्लीज जल्दी करो, डर लग रहा है। अंदर से सारिका की कांपती आवाज आई। सब्र रखो यार, कोशिश कर रही हूँ, रिया ने जवाब दिया। 2-3 बार की कोशिश के बाद आखिरकार क्लिक की आवाज आई और लॉक खुल गया। दरवाजा खुलते ही सारिका बाहर निकली और रिया से लिपट गई। थैंक यू, तुमने गैर होते हुए भी मेरी मदद की। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आंसू मत बहाओ, ये कमजोर लोगों की निशानी है। तुम्हारी वो बहन रूपा तुम्हें यहाँ बंद करके तुम्हारी जगह शादी करने जा रही है क्या? सारिका हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता चल जाता है, रिया ने हल्के गर्व से कहा। चलो अब उसका बंदोबस्त करते हैं। रिया उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागी। तभी बारातियों में खबर फैल गई कि रूपा अब राजवीर के साथ शादी करने वाली है। हरगिज नहीं, राजवीर ने ऊंची आवाज में कहा। मैं शादी उसी से करूंगा, सारिका से, और जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। राजवीर के ये शब्द सुनते ही सारिका की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो आंसू खुशी के थे। सच में बहुत सच्चा आशिक है तुम्हारा, रिया ने उसके कान में धीरे से कहा। तो सारिका मुस्कुरा दी। तभी सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ गईं। वहां खड़ी थी सारिका, सहमी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा और सच्चाई के साथ। रूपा का चेहरा सफेद पड़ गया। सरिता जी ने दहशत से उसे देखा। मोहित साहब की आंखों में चमक आ गई। वो तेजी से बढ़े और बोले, कहाँ थी मेरी बच्ची? हमने तो सब जगह ढूंढ लिया। सारिका ने रोते हुए कहा, मामा जी वहाँ अंधेरा था बहुत। रूपा ने, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सबकी निगाहें एक साथ रूपा पर टिक गईं और वो नजरें किसी सजा से कम नहीं थीं। और प्लीज रो मत मेरी बच्ची, वहाँ स्टोर रूम में, सारिका ने रोते हुए बताना चाहा। स्टोर रूम में? लेकिन वहाँ कैसे? मोहित जी थोड़ा उलझे हुए बोले, बच्ची है, चली गई होगी गलती से, अब आ गई है तो शादी शुरू करें, पहले ही इतनी देर हो गई है। सरिता जी ने बीच में बोलते हुए बात को वहीं खत्म कर दिया। मोहित जी भी फिलहाल खामोश हो गए। वो भी यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी शादी पूरी हो जाए। कुछ ही घंटों में शादी पूरी हुई। राजवीर बोला, सारिका को अपने भाग्य में पाकर मैं खुद को खुश नसीब मानता हूँ। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले रिया ने रूपा को मुबारकबाद दी, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो रिया को घूर कर देखने लगी। ना, अपनी ये 2 नंबर की नजरें अपने पास रखो मिस। तुमने जो किया है ना, शुक्र करो कि तुम्हारी बहन सारिका ने तुम्हारा राज अपने तक रखा, वरना अगर उसकी जगह मैं होती तो तुम्हें पंखे से उल्टा लटका देती। रिया ने धीमी आवाज में उसके कान में कहा। तो रूपा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? डर गई? डरना भी चाहिए, रिया से डर के रहना चाहिए, क्योंकि रिया अच्छों की छुट्टी करवा देती है। वो आंख मारती हुई सरिता की तरफ बढ़ी, जिसके चेहरे पर फैली शर्म और हया उसे और भी खूबसूरत बना रही थी।
तुम दोनों हमेशा खुश रहो। रिया ने सारिका को गले से लगाया, प्यार किया और मुबारकबाद दी। चलो अब नेक निकालिए। रिया ने राजवीर के सामने हथेली फैलाई। कौन सा नेक? राजवीर ने हैरानी से पूछा। तभी एक शख्स बहुत ही शांत कदमों से वहां आया। अरे आखिर बहन हूँ तुम्हारी तो नेक तो बनता है ना, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अगर ना दूं नेक तो? राजवीर ने शरारत भरे अंदाज में कहा। चुपचाप दे दो वरना मैं अपने पति को शिकायत कर दूंगी। फिर उस बंदे को तो आप जानते ही हैं, बख्शेंगे नहीं, रिया ने इतराते हुए कहा। राजवीर ने हंसकर पीछे मुड़कर देखने का इशारा किया तो रिया मुंह बनाकर पीछे मुड़ी। खैर तुम्हारी भी नहीं बचेगी, घर पहुंचकर तुम्हें सीधा करता हूँ, विवेक ने धीरे से उसके कान में कहा। फिर आगे बढ़कर राजवीर को गले लगाया और मुबारकबाद दी। रिया ने दांतों तले जुबान दबा ली। ये विवेक यहाँ कब आ गया? वो जानती थी कि राजवीर और विवेक अच्छे दोस्त हैं, पर ये नहीं जानती थी कि शादी पर भी बुला लेगा। मोहित जी ने सबकी खूब खातिरदारी की। अब हमें इजाजत दें, वो रिया की ओर देखते हुए बोली। थैंक यू सो मच मेरी खुशी में शामिल होने के लिए, राजवीर ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला। और स्वीटी ये तुम्हारे लिए। राजवीर ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं मुझे नहीं चाहिए, रिया ने मना करते हुए कहा। रहने दो यार, इसे जो चाहिए होगा मैं दे दूंगा, विवेक ने भी मना किया, जिस पर रिया के चेहरे पर हल्का गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। नहीं विवेक, ये इसका हक है। मैंने इसे सिर्फ जुबान से नहीं दिल से भी बहन माना है। मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल के करीब हैं और तुम दोनों उनमें से एक हो, तो प्लीज ये मेरा प्यार समझकर रख लो। राजवीर ने जोर देते हुए लिफाफा उसकी हथेली पर रख दिया। विवेक ने भी सिर हिलाया तो रिया ने मुस्कुराकर लिफाफा ले लिया। दोनों ने सबसे इजाजत ली और बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद ही सारिका की विदाई की रस्म शुरू हो गई। घर की सारी औरतें रो पड़ी। वहीं वो विदा होकर राजवीर के घर आ गई। जब राजवीर कमरे में आया तो सारिका को देखकर उसके दिल में एक सुकून उतर गया। कितनी शिद्दत से उसने ख्वाहिश की थी कि सारिका उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। वो उसके पास बैठा और उसका हाथ थाम लिया। सारिका का दिल तेजी से धड़क उठा। बिना कुछ कहे उसने उसका घूंघट उठाया। यूं लगा जैसे कोई परी सामने खड़ी हो। वाह क्या बात है, राजवीर के होठों से निकल पड़ा। सारिका शर्मा गई। ये देखो तुम्हारे लिए लाया हूँ। राजवीर ने एक छोटी डिब्बी निकाली जिसमें डायमंड रिंग थी। उसने वो अंगूठी सारिका की उंगली में पहना दी। ये तो बहुत महंगी है, इतनी महंगी चीज क्यों ली आपने मेरे लिए? सारिका ने हैरानी से पूछा। अरे नहीं, महंगी कहाँ है। नहीं राजवीर, ये तो फिजूल खर्ची है। आप मुझे एक सिंपल सी रिंग दे देते, मैं उसी में खुश हो जाती। वो पहली लड़की थी जो सुहाग रात पर डायमंड रिंग मिलने पर भी पति को फिजूल खर्ची का लेक्चर दे रही थी। और राजीव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब हार और ब्रेसलेट दूंगा तो क्या कहेगी ये? उधर गाड़ी सिग्नल पर रुकी थी। रिया ने एक नजर विवेक को देखा। कल ही मिली थी और आज वो राजवीर की शादी में शामिल होने चली आई थी। राठौर साहब से इजाजत लेकर बिना विवेक को बताए आ गई थी। अब वो उसके पास बैठा गाड़ी चला रहा था। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, विवेक नाराज हो मुझसे? सुहाग रात को बताऊंगा, विवेक ने ठंडे लहजे में कहा। रिया का दिल एकदम से धक्क से रह गया। क्या वो उससे बदला लेना चाहता है? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। विवेक ने उसके चेहरे पर आए बदलाव को गौर से देखा। आखिर वो एक जाना माना वकील था, किसी की सोच पढ़ना जानता था। अब इतना मत सोचो वरना सुहाग रात से पहले ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, वो मुस्कुराते हुए बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? मतलब मुझे मारेंगे? रिया ने डरते हुए कहा। वो गहरी पैनी निगाहों से उसे देखने लगा। मैंने क्या किया है जो मुझे मारेंगे? तुमने जो किया है वो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी हरकतों की डिटेल तुम्हें अब मैं परसों सुहागरात वाले दिन ही बताऊंगा, विवेक ने बहुत ही गहरी आवाज में कहा। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो डर गई पर अपने डर को छुपाने के लिए बोली, मैं अंकल जी से आपकी शिकायत लगाऊंगी। और जब कोई बात नहीं सूझी तो यही धमकी दे दी। विवेक ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा क्या कहोगी? उसने दिलचस्पी से पूछा। रिया ने हकलाते हुए कहा, यही कि आप सुहाग रात को
उसकी जुबान बीच में ही थम गई। बात पूरी होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। विवेक ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी मुस्कुराहट दी। तुम सोचती हो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हें डरा रहा हूँ। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हुई तो रिया के होश लौटे। तभी घर के मेन गेट से गाड़ी अंदर घुसी। विवेक गंभीर हुआ। रिया, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। आज के बाद मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। इज दैट क्लियर? उसने साफ लहजे में कहा। रिया ने सिर हिला दिया, क्योंकि इस वक्त विवेक की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। 2 दिन बाद वो पूरी तरह उसके साथ आने वाली थी और उससे पंगा लेना ठीक नहीं लगा। वो जल्दी से उतरकर घर के अंदर भाग गई। विवेक वहीं खड़ा थोड़ा परेशान था। वो इन दिनों मिस्टर हेमंत वर्मा के केस पर काम कर रहा था और उसे कई धमकियां मिल रही थीं। एक धमकी में तो किसी ने रिया की तस्वीर भेजी थी जिस पर लाल क्रॉस लगा था। तब से ही वो रिया को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो गया था। उसने पुलिस में शिकायत कर दी थी और घर के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन जब रिया बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के बाहर निकल जाती तो विवेक का खून खौल उठता। उसे गुस्सा आता, लेकिन वो रिया को ये नहीं बता सकता था कि वो उसके लिए किस हद तक बेचैन है। यही वजह थी कि उसने शादी की जल्दी मचाई थी, ताकि रिया हमेशा उसकी नजरों के सामने रहे। मिसिज राजवीर, ऐसे दूर होकर कौन सोता है? राजवीर ने चुटकी ली। दोनों कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि राजवीर ने शरारती लहजे में कहा, सोना ही है तो सो जाओ ना, पास क्या और दूर क्या। सारिका ने गहरी सांस लेते हुए हिम्मत जुटाई। आपको आज रात के तकाजे नहीं पता क्या? राजवीर मुस्कुराया। आपने मुझसे शादी क्यों की सारिका? क्या मैं आपको अच्छा लगा था उस बरसती बारिश में? जबकि उस दिन तो आपका मेकअप बारिश में पूरी तरह फैल गया था। मैं तो डर गया था आपको देख के। वो मुस्कुराते हुए बोला। आप झूठ बोल रहे हैं। सरिता ने बात काटी। राजवीर हल्के से मुस्कुराया और उसकी साफ दमकती सूरत को देखने लगा। क्या कोई वाकई इतना सच्चा हो सकता है कि सीधा घर पर रिश्ता लेकर आ जाए? सारिका ने धीमी आवाज में पूछा। क्या सुनना चाहती हो मुझसे? राजवीर ने उसके करीब होते हुए कहा। बताओ, कह देता हूँ, सिर्फ सच। सारिका ने कहा। सच तो बस इतना है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, इतना कि अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। राजवीर ने उसके हाथ को अपने दिल पर रखते हुए कहा। लो, खुद सुन लो, ये कैसे धड़क रहा है तुम्हारे लिए? सारिका का दिल भी उसी रफ्तार में धड़कने लगा। मुझे नींद आ रही है। वो घबराकर पहलू बदलने लगी। नहीं। राजवीर ने उसे अपनी ओर मोड़ लिया और उसके माथे पर प्यार की मोहर छोड़ दी। सारिका की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें हल्के हल्के कांप रही थी। सारिका, मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए। मैं कोई जबरदस्ती वाला रिश्ता नहीं चाहता, लेकिन दूर भी नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि आज से हम दोनों एक दूसरे के होकर रहें। उसने धीरे से कहा। सारिका ने शर्माते हुए चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसकी खामोश रजामंदी ने राजवीर की रूह तक को सुकून दे दिया, जैसे दोनों की सांसें एक हो गई हों। और उस रात वो उन दोनों की सबसे खूबसूरत रात हो गई। उधर बचपन की सगाई के बावजूद विवेक ने अपनी मेहंदी की रात रिया से दोबारा सगाई की थी, क्योंकि अब दोनों बालिग थे और विवेक का दिल पूरी तरह से संतुष्ट था। मेहंदी की रात बीत गई। सुबह होते ही राठौर हाउस में गहमा गहमी मच गई थी। सब विवेक की शादी की तैयारियों में जुटे थे। किरण जी, विवेक की माँ, तो सबसे ज्यादा खुश थी। उनका बरसों का सपना आखिर पूरा हो गया था। इधर रिया पार्लर में बैठी थी, पूरी तरह दुल्हन के लिबास में। विवेक के करीब आने का ख्याल आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई मुझे विवेक से बचा लो, वो मन ही मन सोच रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन पर देखा। एक तस्वीर थी और साथ लिखा था, अगर तुम्हें अपनी आंटी की जान प्यारी है तो नीचे जो ड्रेस रखी है वो पहनकर बिना किसी को बताए इस एड्रेस पर पहुंचो। रिया के हाथ पर कांपने लगे। ये कौन है? आंटी जी को क्यों?
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से सॉल ओढ़ी और बिना किसी को बताए पार्लर से बाहर निकल आई। उस वक्त वो वहां अकेली थी। बाहर एक टैक्सी रोकी और बताई गई जगह की तरफ निकल पड़ी। उधर विवेक जो उसे लेने पार्लर पहुंचा था, उसने देखा कि रिया एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही है। उसके माथे पर सिकन उभर आई। उसने बिना वक्त गवाए अपनी कार उसी टैक्सी के पीछे लगा दी। रिया, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी, वो बड़बड़ाया। कुछ देर बाद टैक्सी एक जगह जाकर रुकी। विवेक ने भी अपनी गाड़ी थोड़ी दूरी पर रोकी, डैशबोर्ड से पिस्तौल निकाली और उसे चेक किया। उसके चेहरे पर अब गहरी सख्ती थी। पुरानी सी बिल्डिंग में वो क्या करने आई थी? विवेक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आज वो किसी हालत में भी रिया को छोड़ने वाला नहीं था। यह तय था, मेरी सासू माँ को कुछ नहीं हो। रिया बुदबुदाई, ना जाने कौन लोग हैं वो विवेक, क्या उसे पता होगा कि आंटी घर पर नहीं है? अचानक उसके दिमाग में कुछ जोर से क्लिक हुआ। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मोबाइल में वो तस्वीर देखी तो बिल्कुल आम सी थी। उससे तो कहीं से नहीं लग रहा था कि उसकी आंटी को कोई खतरा है। ओह, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? वो खुद को कोसती पलटी ही थी कि पीछे विवेक को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे शरीर का सारा खून खींच लिया गया हो। एक पल को विवेक उसकी हालत देखकर परेशान हुआ ही था कि तभी कोई शख्स पास आया और रिया के बाजू पर बंदूक से वार किया। वो वहीं तड़प गई। उसके कंधे से खून बह निकला। अपना खून देखकर वो जोर से चीख पड़ी। विवेक बदहवास हो गया। वो शख्स दोबारा वार करने ही वाला था कि विवेक ने गोली चला दी, सीधा उसके हाथ पर। वो दर्द से गिर पड़ा। विवेक अकेला था, वरना उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी पहुंच जाते। उसने बंदूक उसकी कनपटी पर रख दी और गरज कर पूछा, किसके कहने पर किया है ये सब? वो आदमी दर्द से तड़पते हुए बोला, मिस्टर बलवीर ने कहा था लड़की को जख्मी करके सड़क पर फेंक देना। बलवीर हेमंत का दुश्मन था। विवेक हेमंत का केस छोड़ दे, इसीलिए उसे डराना चाहता था। विवेक पहले ही पुलिस को फोन कर चुका था और कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। उस शख्स को पकड़ लिया गया और बलवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। विवेक ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और रिया की तरफ देखा भी नहीं। वो दर्द में थी और विवेक खुद पर झुलझुला रहा था। उसकी हिफाजत क्यों नहीं कर सका? रिया रोते हुए उसके पास आई, अपनी सफाइयां देने लगी, पर विवेक की आंखों में गुस्सा देख वो चुप हो गई। उसने बस एक गहरी नजर उस पर डाली, फिर उसे गोद में उठा लिया और गाड़ी की ओर बढ़ गया। रिया को समझ नहीं आया, चोट तो सिर्फ बाजू पर लगी थी, वो चल सकती थी, फिर विवेक ने उसे गोद में क्यों उठा लिया? डॉक्टर से पट्टी करवाने के बाद दोनों घर लौट आए। पूरे रास्ते विवेक ने उससे एक शब्द तक नहीं कहा। घर पहुंचते ही सब लोग परेशान होकर दोनों के इर्द गिर्द जुट गए। विवेक ने कुछ सच्चाई और कुछ झूठ मिलाकर पूरी बात बता दी। रिया की हालत देखकर सभी ने सादगी से शादी की रस्में पूरी करवा दी और उसे विवेक के कमरे में भेज दिया गया। हॉल में मेहमानों का खाना परोसा गया। कोई फोटो शूट नहीं हुआ। रिया के सारे अरमान अधूरे रह गए, पर विवेक से बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। शादी में सारिका और राजवीर भी आए थे। हादसे की बात सुनकर वो दोनों रिया के कमरे में उसका हाल पूछने आए और थोड़ी देर में चले गए। रिया के माता पिता भी गांव से आ गए थे। शादी का फंक्शन निपटने के बाद अगले दिन वो गांव वापस जाने वाले थे। रिया की सास ने उसे खाना खिलाया, दवाई दी और वो नींद में जाने लगी। कुछ देर बाद विवेक कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे देखते ही रिया की धड़कन तेज हो गई। विवेक का चेहरा बता रहा था कि वो कितना थका और गुस्से में है। उसने अपनी शेरवानी उतारी, कमीज के बटन खोले और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गया। रिया सांस रोके उसे देखती रही। रिया की हालत पतली हो गई। वो तेज कदमों से उसके पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया। सॉरी विवेक, प्लीज मत मारना, वो डर के मारे आंखें बंद कर फुसफुसाई। उसका ये अंदाज देख विवेक एक पल को ठिठक गया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि रिया कांप गई। विवेक उसे देखता हुआ बोला, मना किया था ना, मेरी इजाजत के बिना कहीं मत जाना, फिर भी गई। ये तुम्हारी सजा है, बाकी की सजा तुम्हें तब दूंगा जब तुम ठीक हो जाओगी। वो उसे बिस्तर पर बैठाते हुए बोला। उसकी आवाज में सख्ती थी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। रिया उसे देखती रही। डर, प्यार और उलझन तीनों उसके दिल में एक साथ उमड़ रहे थे।
रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि एक बार ही मर जाऊं, रिया दर्द से बोली। तो विवेक उसके पास आया, उसके करीब बैठ गया और धीरे से उसकी आंखें बंद करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि विवेक राठौर तुम पर हाथ उठाएगा? उसकी आवाज इस बार बहुत नरम थी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तो इतने गुस्से की भी उम्मीद नहीं थी। शुक्र करो कि तुम्हारी हालत देखकर रहम खा गया, वरना इरादा कुछ और था। उसने थोड़ा झुककर उसे उठा लिया और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। यहाँ क्या करने आए हैं आप? रिया ने घबराकर पूछा। विवेक मुस्कुराया। क्यों ऐसा सवाल करती हो? जैसे नहीं जानती, कपड़े बदल लो। यह कहकर वो बाहर जाने लगा तो रिया बोली, इस चोट के साथ मैं कैसे बदलूं? यही तो विवेक सुनना चाहता था। उसने झट से ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ बढ़ गया। नहीं, मैं खुद कर लूंगी, वो जल्दी से बोली। पर विवेक ने उसकी एक ना सुनी। उसने लाइट हल्की की और उसकी मदद करते करते उसके जज्बात जाग उठे। रिया पिंक कलर की नाइटी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। विवेक ने उसे उठाया और बाहर लाया। विवेक, मेरे हाथ में चोट है, उसने धीमे से कहा। फिर बार बार गोद में क्यों उठा रहे हो मुझे? मैं खुद चल सकती हूँ। उसकी बात सुन विवेक ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर उसका सिर तकिए पर रख दिया। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा जैसे मेरा दिल चाहेगा, वो गहरे सुर में बोला। रिया शर्मा गई, पर उसके रोमांटिक मूड का असर उस पर भी हो रहा था। डेमो देखना है? चलो दिखाता हूँ, विवेक ने शरारत में कहा और उसके गालों को अपने हाथों से थाम लिया। इतना काफी है या और देखना चाहती हो? और देखना है, रिया ने आंखें बंद कर जवाब दिया और फिर विवेक ने उसे पूरी तरह अपने प्यार में डुबो दिया। रिया ने भी पूरे दिल से खुद को उसके हवाले कर दिया। सुबह हुई। विवेक सोफे पर बैठा था। उसे शीशे में रिया की झलक दिखाई दी। उसके चेहरे पर थकान थी और बाजू में दर्द के निशान अब भी थे। वो थोड़ी देर पहले नहाकर आई थी। विवेक ने उसके जख्म पर पट्टी बांधी थी, फिर भी दर्द बना हुआ था। विवेक ने कहा, बैठो, ड्रेसिंग कर दूं। रिया मुस्कुराई। आपको आती भी है क्या, वकील साहब? विवेक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। क्यों, रात को कोई कमी रह गई थी क्या? बताओ। वकील साहब सब करके दिखा देंगे। रिया का चेहरा लाल हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई। विवेक ने कहा कि तुमको मैं खड़ूस लगता हूँ ना, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली। आखिर क्यों? तुम्हें डर नहीं लगा कि कहीं मैं तुम्हें कैद करके ना रख लूं? रिया ने विवेक की आंखों में देखा और बोली, आपकी आंखों में दिखता है कि आप एक बेहद ही अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मैं इनकार नहीं कर पाई। लेकिन पता नहीं क्यों आप इतने खड़ूस क्यों बनते हैं? विवेक ने रिया का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि रिया, मैंने तुम पर जो भी रोक टोक लगाई उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम पर सख्ती दिखाई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। दरअसल मैं एक वकील हूँ और कई सारे केस लड़ता हूँ, इसलिए कई सारे लोगों की धमकियाँ भी मिलती रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई आँच आए, इसीलिए तुम कहीं भी अकेली जाओ, इस बात से मैं डरता हूँ। बाकी तुम्हें कैद करके रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम डर में और दहशत में ना रहो, इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहा। पर अब मुझे लगा कि तुम्हें सच बताना ही बेहतर होगा, वरना तुम अपने मन में गलतफहमियां पैदा कर लोगी। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। रिया ने विवेक को गले से लगा लिया। उसने कहा कि वकील साहब मुझे इतना प्यार करते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। विवेक बोला कि अभी भी तुम जितना सोच रही हो मैं उससे भी कई ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ, और यह तुम्हें धीरे धीरे वक्त के साथ पता चलेगा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों तैयार हुए और कमरे से बाहर निकले तो सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, विवेक ने अचानक उसे फिर से उठा लिया। विवेक, सब देख रहे हैं। रिया शर्मा गई। सब लोग मुस्कुरा उठे और माहौल में प्यार और हंसी घुल गई। प्यार जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। विवेक और राजवीर की जिंदगी रिया और सारिका के आने से खुशियों से भर गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।